Viraj, if you can just maybe touch upon how the current fund management team is there, how it works, how's your day, month looks like, maybe on that if you can touch upon. Yes. So now we are a very big team. I remember when I joined back in 2015, I think, we were a 5-6 member team. Now we are a 23 member team. So it's quite a large team, 4-5 fund managers, 10-12 analysts, dealers. It's a big team. The way we run, so Manish Gunwani joined us in 2023 as far as I remember, and he has a very different approach. So I think the first thing that he did when he came was कि we don't want to track 200 stocks, बट हमें 700 स्टॉक, मतलब तभी 500 बोलते थे, बट अभी वो 700 हो गया इन रियलिटी. तभी उनका फर्स्ट थिंग था कि वी हैव टू कवर एटलीस्ट द BSE 500. तो 500 स्टॉक का एम था. देन वी एडेड अ लॉट ऑफ एनालिस्ट. नाउ वी हैव रीच समवेयर बिटवीन 650 टू 700 स्टॉक्स. क्यों था, लेकिन क्यों ऐसा, उसके पीछे क्या मकसद था? आई थिंक जो मुझे समझ आया, दैट इज व्हाट आई थिंक, कि जो पहले हम सिर्फ निफ्टी या BSE 100 देखते थे, अगर हम US देखें तो अभी वहाँ पे S&P 500 इज द मेन इंडेक्स. तो जैसे इकोनॉमी बड़ा होता है वैसे देयर आर मोर एंड मोर इन्वेस्टेबल आइडियाज विच आर ऑफ अ सर्टेन साइज. तो rather than BSE 100 या Nifty, I think over time BSE 500 will become our primary index, because there will be 500 stocks जिनका market cap will be more than $2-3 billion. So I think that is the thought process कि at least 500 stock cover होने चाहिए, which is the BSE 500. And now we have gone beyond, because हमारा small cap fund है जहाँ पे बहुत सारे stocks are outside the BSE 500 also, क्योंकि market का depth बढ़ते जा रहा है. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर, इसकी वो हर फंड मैनेजर, हर एनालिस्ट को बहुत इंडिपेंडेंस देते हैं. मतलब ईच ऑफ अस वर्क्स वेरी इंडिपेंडेंटली. सो हमारा कोई हाउस व्यू नहीं रहता कि एट अ फंड हाउस लेवल वी डोंट से वी आर ओवरवेट IT. एट अ फंड हाउस लेवल वी डोंट से वी लाइक स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप. मैं देख रहा था अभी अपन जो बात कर रहे थे, तो आई थिंक यू आर शेयरिंग योर व्यूज. करेक्ट. तो अदरवाइज कहीं बहुत सारी बार ऐसे भी होता है, लोग बोलते हैं ये हमारा फंड हाउस. करेक्ट. आई थिंक करेक्ट. तो आई थिंक वो एक अलग है. तो मनीष ट्रीट्स एवरीवन एज एडल्ट्स, कि ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, बहुत ही आउटकम ओरिएंटेड है, बट उसमें आपको पूरा फ्रीडम मिलता है, एनालिस्ट को भी या फंड मैनेजर को भी, कि हर एक का काम करने का तरीका अलग है. समवन लाइक्स मोर डेटा ओरिएंटेड वर्क, समवन लाइक्स मोर आउट इन द फील्ड, की प्लांट विजिट किया, मैनेजमेंट किया. तो जिसका जो तरीका है ही लेट्स यू डू इट. फॉर फंड मैनेजर्स एटलीस्ट उनका एक स्ट्रिक्ट फंड केसिंग है. तो वो फंड केसिंग मतलब क्या, ही आप और मनीष बैठ के यू डिसाइड सर्टन लिमिट्स फॉर द फंड, कि आपका सेक्टर ओवरवेट अंडरवेट कितना रहेगा, आपका मिनिमम स्टॉक ओवरवेट अंडरवेट कितना रहेगा, आपका एक्टिव शेयर कितना रहेगा. वी हैव अ L1, L2, L3 risk classification framework, where L1 are the best quality highest growth companies, L2 are the moderate quality moderate growth, एंड L3 आर द मोर रिस्कियर कंपनीज. तो वो हर फंड के लिए एक लिमिट है कि L1 कैन बी मिनिमम दिस मैक्सिमम दैट, एंड वो हर फंड के लिए अलग है. जैसे द L1, L2, L3 लिमिट फॉर अ फ्लेक्सी विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्मॉल कैप, विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ वैल्यू. तो आर मनीज विल मॉनिटर ऑन अ मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस कि आप ये सारे लिमिट्स के अंदर हो या नहीं. And as long as you are within those limits which have been agreed on between the two of you. This is agreed between you and Manish. Correct. Every fund manager agreed between. Correct. Perfect. तो अभी when I start managing a fund, we'll sit together and say कि ये हमारे फंड का स्ट्रेटेजी. अच्छा. जैसे मैं फ्लेक्सी मैनेज कर रहा हूँ तो मेरा ये स्ट्रेटेजी है कि 22% मिड एंड 20% मिड टू 50% मिड विल वेरी बेस्ड ऑन अ सर्टन मॉडल. अगर कोई वैल्यू फंड मैनेज कर रहा है तो उसका कोई और स्ट्रेटेजी होगा. तो आई एंड मनीष विल सिट, we'll come up with a strategy that we both agree on. मतलब he'll 90% agree with what you have to say, 10% he will have his different inputs, and once you agree on that strategy, एक framework बनाएंगे कि आपका जो भी risk framework है, some funds can be more riskier, तो उनका sector deviation versus the benchmark can be very high. They can take more mid and small cap. They can buy more L3 companies which in our view are more riskier. और some funds will be more conservative, तो उनका अलग framework रहेगा. But हर fund on a ongoing basis वो framework को follow कर रहा है नहीं कर रहा है is what Manish will monitor. But वो हर stock या हर sector पे आपको नहीं बोलेगा कि why did you go overweight this sector, or why did you buy this stock, or why didn't you buy this. Micromanagement नहीं. There is no micromanagement. Full freedom है आपका. Full freedom है. You take the call. As long as you stick to that frame. Okay.
इंटरेस्टिंग। तो आपने बताया कि जैसे आपके फ्लेक्सी कैप में आपने बताया कि वो 20 to 50% तक आप स्मॉल मिड कैप में जा सकते हो, काफ़ी बड़ा परसेंटेज हो जाता है। तो उसका भी कोई मैकेनिज्म है या उसका भी कोई यार्ड स्टिक है कि उसी तरीके से आप करोगे? करेक्ट। तो फॉर फ्लेक्सी तो हमने क्या किया, हमने एक इंटरनली एक मॉडल डेवलप किया है। जैसे हमने बैफ के मॉडल्स देखे रहेंगे कि पीपल स्विच बिटवीन इक्विटी टू एंड डेट। हमने क्या किया, वी हैव कंपेयर्ड द वैल्यूएशन ऑफ BSE 100 वर्सेस BSE मिड स्मॉल 400, मतलब BSE 100 वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मार्केट। BSE 100 लार्ज कैप है, बाकी सब मिड है एज पर सेबी डेफिनेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 पैरामीटर के अक्रॉस कंपेयर करते हैं, प्राइस, अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड पास्ट रिटर्न्स, की गैप बिटवीन लार्ज कैप रिटर्न वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप रिटर्न। तो ये सारे को कंबाइन करके एक इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो इंडेक्स ऐसा ऊपर नीचे अपना साइन वेव जैसे होता है। व्हेन वी आर क्लोज टू द बॉटम, उसका मतलब होता है मिड एंड स्मॉल कैप्स आर वेरी चीप एंड वी शुड बी क्लोज टू 50%। अच्छा। और जैसे वो हम ऊपर जाते रहते हैं, द टारगेट वेट कीप्स कमिंग डाउन फ्रॉम 50 एंड टॉप पे 20 जाता है। वो मॉडल एक आउटपुट थ्रो करता है कि 20 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, एंड माय जॉब इज टू स्टिक टू दैट। तो अगर हम देखें कि पिछले एटलीस्ट 15 महीने में सितंबर 2024 से लेकर अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स में भी 4-5% है मेन इंडेक्स, मिड कैप स्मॉल कैप गिरे हैं, इनफैक्ट स्मॉल कैप थोड़ा जोर से गिरा है। तो यो फंड परफॉर्मेंस, फंड में भी जो आपका जो अलोकेशन है आप उसी तरीके से आपने तो हम लास्ट जून से वी वर सिटिंग एट 20% मिड एंड स्मॉल कैप वेट, मतलब 18, 19, 20, 21 इन दैट बॉल पार्क एट द बॉटम एंड, क्योंकि दैट इज व्हाट आवर मॉडल वाज सेइंग। पहले वो हर्ट किया क्योंकि जून टू सितंबर दिसंबर तो रैली चला, but this year it has helped a lot because in the fall we have been significantly underweight mid and small cap versus the index as well as versus peers. मार्च में एक मौका आया था वो करेक्शन में, जब मिड एंड स्मॉल कैप वेट मॉडल बता रहा था 30, तो वी स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम 20, वी रीच 25 एंड उसके पहले मार्केट ने टर्न मार लिया एंड बाय जून वी वर बैक टू 21, 22. अभी एज ऑफ टुडे द मॉडल इज सेइंग 30 एंड होपफुली व्हेन आवर दिसंबर फैक्ट शीट इज आउट यू विल सी वी आर एट close to 30, maybe 28, 29 or in that ballpark. तो अभी आपका इन जनरल एज अ मार्केट के ऊपर या इन जनरल एसेट क्लास के ऊपर आपका क्या व्यू है? यस, तो सी मार्केट के ऊपर हमारा व्यू पिछले एक साल से काफ़ी सिमिलर रहा है कि इफ़ वी गो बैक टू सितंबर 24, मार्केट्स वर वेरी एक्सपेंसिव एंड हमने अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बना ली थे, क्योंकि निफ्टी अगर हम देखेंगे तो वॉज ट्रेडिंग एट 10-15% प्रीमियम टू लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन, जो इतना महंगा नहीं है। बट अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप देखें तो दे वर ट्रेडिंग एट 30-50% प्रीमियम टू लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसके ऊपर हमने अर्निंग्स ग्रोथ का फोरकास्ट बनाया था 15%, 20%, 25%, 15 फॉर निफ्टी, 20-25 फॉर मिड एंड स्मॉल कैप। अब वो तो आया नहीं, और वो नहीं आया, दैट इज व्हाई वी हैव सीन दिस करेक्शन ओवर द लास्ट 1 ईयर। अर्निंग्स परफॉर्मेंस हैज बीन वर्स्ट फॉर स्मॉल कैप एंड वो रिटर्न भी स्मॉल कैप का हमने देखा है, जैसे आपने बोला सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट है टू दैट एक्सटेंट। अभी अगर हम आज देखेंगे तो निफ्टी का जो अर्निंग्स है दैट हैज नाउ स्टार्टेड पिकिंग अप, क्योंकि अगर हम Q2 के नंबर देखें तो एक साल के लिए जो निफ्टी का 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग एस्टिमेट फ्लैट था, वो Q2 में वी आर स्टार्टेड सीइंग इट पिकअप। तो वो अर्निंग ग्रोथ अभी वापस ऊपर जाना चालू हो गया है। तो हम निफ्टी को तो ऐसी वैल्यू करते हैं ना, नेक्स्ट 12 मंथ अर्निंग एस्टिमेट इनटू 20 पी है। तो वो एक साल के लिए नेक्स्ट 12 मंथ अर्निंग एस्टिमेट स्टैटिक रहा 1250 पे, तो अपना फेयर प्राइस भी स्टैटिक रहा 25,000 पे। बट आज दैट नंबर हैज क्रॉस 1280, सो यू आर सीइंग दैट 2-3% move every quarter, which will hopefully result in a 10-15% increase in earnings in a year. And अगर निफ्टी का मल्टीपल 20 रहना है तो निफ्टी also has to go up 10-15% over a 8-10-12 month period. तो हमें लगता है कि फ्रॉम दिस लेवल निफ्टी में पैसा बन सकता है, अगेन नॉट सम 20% कंपाउंडिंग बट रीजनेबल 10-11-12% कंपाउंडिंग डिपेंडिंग ऑन FI फ्लोज। अगर FI फ्लोज वापस आते हैं देन इट कैन बी 14-15% रिटर्न, FI फ्लोज नहीं आते इट विल बी क्लोजर टू 10% रिटर्न, बट दैट्स आवर बेस केस एज ऑफ नाउ। जो मिड एंड स्मॉल कैप है वहाँ पे फ्रॉथ लास्ट ईयर से कम है, बट वैल्यूएशन अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे नहीं है। Okay. जैसे निफ्टी में बोल रहा हूँ वैल्यूएशंस आर क्लोज टू लॉन्ग टर्म एवरेज,
बट मिड एंड स्मॉल कैप देखेंगे तो मिड कैप का लॉन्ग टर्म जो पी है वो निफ्टी से 10% प्रीमियम पे रहता है। तो निफ्टी 20 है तो मिड कैप शुड बी 22-23, आज 28 है। एंड स्मॉल कैप का लॉन्ग टर्म पी निफ्टी के आसपास रहता है, तो निफ्टी 20 है, स्मॉल कैप शुड बी 19-20, आज 25 है। तो देयर इज स्टिल जो लास्ट ईयर 30-50% प्रीमियम था, अभी 20-30% या 20-40% प्रीमियम है। मे बी वो शायद अभी इकोनॉमी अपना मच बेटर है देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट, सो मे बी वो पास्ट से थोड़े ज़्यादा पे ट्रेड करेंगे, बट अभी भी देयर इज अ 10-15% पोटेंशियल हाँ ट्रिम, मतलब मे बी इफ द स्टॉक्स डोंट फॉल अर्निंग्स गो अप एंड द स्टॉक्स रिमेन साइडवेज, टाइम करेक्शन, परफेक्ट। तो हमारा बेस कॉल ये है बिकॉज फंडामेंटल्स मार्केट के काफ़ी अच्छे हैं, मैक्रो लेवल पे वी आर क्वाइट ओके, तो वी आर नॉट सेइंग कि कोई क्रैश आएगा, क्रैश आ सकता है कोई अनफोर्सीन इवेंट से, तो वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वी आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन दोज एसेट क्लासेज जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा लग रहा है। आज के तारीख में रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी अट्रैक्टिव इन निफ्टी बिकॉज वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, अर्निंग्स ग्रोथ इज पिकिंग अप। मिड एंड स्मॉल कैप में रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं बिकॉज वैल्यूएशन अभी भी उतना सस्ता नहीं है, एंड स्मॉल कैप में वी आर डेफिनेटली नॉट सीइंग अर्निंग्स पिकअप as of now. So today we are okay with large caps, flexi cap, multi asset, BAF, क्योंकि जो भी हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिनसे आपको 10-12% मिल सकते हैं, वी आर ओके। क्योंकि क्या है, इफ यू पुट इन निफ्टी आपको 10-11 मिलेगा, डेट भी आज के तारीख में 660 दे रहा है, 10 year yield today is 6, तो गैप बिटवीन डेट एंड इक्विटी रिटर्न इज नॉट वेरी हाई। So if you put in a balanced या multi asset fund, it will not hurt you. When it hurts, when Nifty gives 20 and debt gives 6, तभी बुरा लगता है। But if Nifty gives 6-7 and equity gives, or sorry, debt gives 6-7, 6.5, 7, and equity gives 10-11, तो balance fund manager active stock selection से वो gap को काफ़ी आसानी से beat कर सकता है। तो इसके लिए risk reward is okay in flexi, large cap, multi asset, balanced या ऐसे टाइप के जो भी कैटेगरीज। बट आज के तारीख में अगर आप देखते हो तो टॉक ऑफ द टाउन इज बेसिकली योर प्रेशियस मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड। करेक्ट। आपको क्या लगता है, मतलब इस लेवल पे भी आपकी, मतलब आपका जो, आई एम श्योर यू आर हार्डकोर एज अ ट्रैकिंग इक्विटी एज एन एसेट क्लास, बट आई एम श्योर यू विल हैव सम ओवरव्यू ऑन दैट। तो अगेन ये मेरा एक्सपर्ट व्यू नहीं है, बट ये मेरा अमेच्योर व्यू है ऑन दीस प्रेशियस मेटल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लेट मी कम बैक टू द फंडामेंटल्स। जब सब लोग कोई एसेट क्लास के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं डरता हूँ, बिकॉज इफ एवरीवन बिलीव्स इन दैट समथिंग विल हैपन, द चांसेस ऑफ इट नॉट हैपनिंग आर क्वाइट हाई। तो लास्ट ईयर जैसे मिड एंड स्मॉल, एवरीवन वांटेड टू पुट मनी इन मिड एंड स्मॉल कैप, हम जाते, मैं भी कहीं जाता था, लोगों को फ्लेक्सी या मल्टी एसेट बोलता था, नो वन वांटेड टू पुट मनी। तो सिमिलरली दिस ईयर एवरीवन वांट्स टू पुट मनी इन प्रेशियस मेटल्स। तो जब ऐसे होता है कि एवरीवन वांट्स टू पुट मनी इन एनी एसेट क्लास, आई गेट वरीड कि मे बी इसका पीक आ गया, बिकॉज मनी सीम्स टू बी चेसिंग, ठीक है। और अगर ये हो गया एनेक्डोटली, बट अगर हम टेक्निकल्स भी देखें, कि गोल्ड एंड सिल्वर ऐसा है कि फंडामेंटल कोई ईपीएस नहीं है फॉर मी टू वैल्यू एंड से कि ये फेयर प्राइस है या नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट आई कैन लुक एट टेक्निकल्स, तो टेक्निकली भी ये जो हम देखते हैं चार्ट्स, उस पर जो टेक्निकल एनालिस्ट है, दे आर सेइंग दे आर ओवर एक्सटेंडेड। तो मे बी आपका 20-30% रिटर्न एक महीने में बनेगा, बट जिस स्पीड से ऊपर जाते हैं वो स्पीड से नीचे भी आते हैं, क्योंकि वी हैव सीन 2 such rallies in the past, one in 2011 and one sometime in 1970s, जहाँ पे 3 क्वार्टर में सिल्वर हैड गॉन 150%। okay. अभी भी पिछले 2 क्वार्टर में सिल्वर इज अप सम 120% या ऐसा कुछ तो नंबर है, मे बी यू हैव 20% मोर, बट जब वो 150% हुआ है उसके बाद द फॉल हैज आल्सो बीन वेरी शार्प। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टेबलाइज किया है, वहाँ से 20-30-40% एक महीने में सिल्वर गिरा है। सो आई डोंट नो कि ये टॉप कब आएगा, या आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट ट्रेडिंग, बट आई विल एडवाइज पीपल जस्ट बी केयरफुल कि पास्ट में जब ये टॉप हुआ है जोर से गिरा है, और ये जो लास्ट लेग ऑफ द रैली है ये पूरा फ्लोज ड्रिवन रैली है। उसके पहले तक फंडामेंटल रैली था, बिकॉज गोल्ड वॉज बीइंग बॉट बाय सेंट्रल बैंक्स एंड सिल्वर एज एन इंडस्ट्रियल मेटल देयर आर यूजेस। बट जो लास्ट 6 महीने का रैली है, ये स्पेक्यूलेटिव रैली है कि जो पैसे पहले बिटकॉइन में जा रहे थे या ऐसे सब एसेट्स में जा रहे थे, अब दे हैव शिफ्टेड टू गोल्ड एंड सिल्वर। तो स्पेक्यूलेटिव जो रैली होती है जितने जोर से ऊपर जाती है उतने जोर से नीचे आने के भी रिस्क है। तो आई विल से बी केयरफुल, आई विल नॉट से हैव जीरो एलोकेशन, बिकॉज यू शुड ऑलवेज हैव सम एलोकेशन टू प्रेशियस मेटल्स। द टाइमिंग इज द की। दीज प्रेशियस मेटल्स डोंट डू एनीथिंग फॉर 10 years एंड 10 साल का रिटर्न 1 साल में दे देते, तो मे बी दैट रिटर्न इज ऑलरेडी इन द बैग। तो आपके पास है तो रखो, इंक्रीमेंटली एट दिस पॉइंट यहाँ पे पैसा लगाने से बेटर निफ्टी में लगाओ, मतलब। और मे बी मल्टी एसेट कैन बी मल्टी एसेट कैन बी ऑलरेडी आपके पास में 10-15% का गोल्ड सिल्वर है, तो जैसे आर मल्टी एसेट वी हैव अराउंड
14% इन गोल्ड प्लस सिल्वर एंड वी विल कीप इट एट दैट बिकॉज हमारा वो स्टैटिक एसेट एलोकेशन का प्रोडक्ट है. तो मे बी यहाँ से सिल्वर करेक्ट हो, बट वी हैव बॉट सिल्वर व्हेन इट वाज बिलो 30. करेक्ट. तो हमने पूरा गेन लिया है. तो मे बी 65 का 50 भी हो गया तो भी दैट गेन इज स्टिल इन द फंड. आई डोंट नो. प्लस इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फंड. तो वो उससे क्या होता है कि मल्टी एसेट के थ्रू क्या आपका जो फोमो है गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का वो भी हो जाता है. प्लस अगर सिल्वर गिरता है तो भी आपका फॉल विल बी मच लेसर देन द मार्केट. एंड अगर सिल्वर गिरता है एंड डोमेस्टिक इक्विटी पिकअप करता है देन यू माइट नॉट इवन नोटिस द फॉल ऑफ सिल्वर, क्योंकि दैट डोमेस्टिक इक्विटी इज 50% ऑफ द फंड, सिल्वर इज ओनली 6-7% ऑफ द फंड. सो कंस्ट्रक्ट कैसा है आपका मल्टी एसेट का? तो सॉरी तो वो हमें टच बेस नहीं किया. तो मल्टी एसेट हमने क्या किया है, वी हैव बिल्ट इट एज अ स्टैटिक एसेट एलोकेशन फंड कि ये फंड में वी डोंट डू एनी चेंजेस इन एसेट एलोकेशन. जो पैसिवली होते हैं वो होते हैं, देन वी कीप रीबैलेंसिंग. बट एजेंडा है कि हम इसको 50-25-25 प्रोडक्ट बोलते हैं कि 50% डोमेस्टिक इक्विटी, 25% इन डॉलर एसेट्स विच इज 7 गोल्ड सिल्वर, मतलब 15 गोल्ड सिल्वर और 10% इंटरनेशनल इक्विटी और 25% फिक्स्ड इनकम विच इज 15% आर्बिट्राज, 10% अपना नॉर्मल बॉन्ड्स एंड वैसे टाइप का. तो वो 50 डोमेस्टिक इक्विटी प्लस 15 आर्बिट्राज, 65% अपना कैश इक्विटी एक्सपोजर है. तो इट इज इक्विटी टैक्सेशन. तो इट्स अ 50-25-25 प्रोडक्ट विद इक्विटी टैक्सेशन. We don't change the asset allocation. अच्छा, हम स्टैटिक है. स्टैटिक है. अच्छा. हम ये वो इन्वेस्टर के लिए कि ये एक फंड है which takes care of your asset allocation needs and इसमें फंड मैनेजर गलत जाने का रिस्क नहीं है कि someone takes a call कि सिल्वर गिरेगा और सिल्वर जीरो करता है और सिल्वर चलता है, या someone takes a call कि यहाँ से गोल्ड चलेगा, गोल्ड लोड अप करता है और गोल्ड गिरता है. तो ये वाला रिस्क नहीं है इन 50% ऑफ द पोर्टफोलियो विच इज ऑल पैसिव, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, फिक्स्ड इनकम, आर्बिट्राज, इंटरनेशनल इक्विटी. इंटरनेशनल इक्विटी में भी हम ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स लेते हैं. वी डोंट गो एंड बाय एनी स्टॉक. अच्छा. वी बाय द MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स. तो उसमें आपको US भी मिलता है और चाइना भी मिलता है और ब्राज़ील भी मिलता है, यूरोप भी मिलता है, सब कुछ मिलता है. तो वो हो गया. जो डोमेस्टिक 50% इक्विटी है दैट वी मैनेज एक्टिवली. उसमें वी डू अ 50 लार्ज कैप, 25 मिड, 25 स्मॉल. अगेन दैट इज स्टैटिक. अच्छा. क्योंकि आपको एक फंड में यू गेट इवन लार्ज मिड स्मॉल इन दिस. That we remain keep static. The equity part we manage actively. Like any multi-cap fund. क्योंकि multi-cap structure ही होगा 50-20%. तो we manage actively. तो अगर हम इसका हमारा एजेंडा क्या है ये फंड से, ये इन्वेस्टर किस इन्वेस्टर को इसमें आना चाहिए कि ओवर अ 3-5 year period if this fund gives nifty like returns we'll be very happy. कि निफ्टी का जो कंपाउंडिंग है 12-13, इफ दिस फंड गिव्स यू 12-13% कंपाउंडिंग, आई थिंक दैट्स द बेस्ट केस आउटकम. आधी वोलेटिलिटी दैट्स द एज. ठीक है. तो हमने बैक टेस्टिंग किया है. तो ये सेम एलोकेशन में विद पैसिव इक्विटी अगर हम फंड चलाए तो निफ्टी का 3-5 year रोलिंग रिटर्न 13% के आसपास है. इसका 11.7-11.8% है. हमारा ये एजेंडा है 90% इक्विटी रिटर्न्स कैप्चर कर रहा है. हमारा ये एजेंडा है कि जो एक्टिव, जो 50% डोमेस्टिक इक्विटी उसको अगर हम एक्टिवली मैनेज करके 2-3% अल्फा उसमें ऐड कर ले तो उसका आधा, क्योंकि 50 है, तो दैट if you add it to that 11.7-11.8 then the return will be equal to nifty return, but volatility will be 50-60% that of nifty. और हमने जब से फंड लॉन्च किया है Feb 24 से आज तक 3 साइकिल्स हुए मार्केट में. Feb 24 टू September 24 बुल मार्केट था. उसमें निफ्टी जितना ऊपर गया हमारा फंड उसका 90% ऊपर गया, तो 90% अपसाइड कैप्चर हुआ. जो Feb 24 से अप्रैल तक का डाउन साइकिल था उसमें मार्केट जितना गिरा हमारा फंड उसका 65% गिरा. एंड जो लास्ट ईयर है अप्रैल से अभी उसमें जितना निफ्टी चला है फंड उसका 120% चला है. वो थोड़ा एबरेशन है बिकॉज ऑफ गोल्ड सिल्वर. बट द एजेंडा इज कि अप मार्केट में वी कैप्चर बिटवीन 80-100% ऑफ द अपसाइड, डाउन मार्केट में वी कैप्चर 50-60% ऑफ द डाउन साइड. विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज उससे क्या होगा कि ओवर अ 3-5 year पीरियड योर रिटर्न विल बी इन लाइन विथ निफ्टी रिटर्न और आपका वोलेटिलिटी विल बी सिग्निफिकेंटली लेस देन निफ्टी. तो मान के चलिए, इफ़ आई अंडरस्टूड करेक्टली, कि मान के चलिए कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम करती है, तो जिनकी भी रिन्यूअल हो रही है फिक्स डिपॉजिट, अगर वो क्लाइंट्स, वो इन्वेस्टर्स अगर कोई थोड़ा सा रिटर्न एनहांस प्रोडक्ट अगर देख रहा है तो आपको लगता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड्स कुड बी अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर देम? यस, आई थिंक सो, एटलीस्ट एट दिस मार्केट. क्योंकि लास्ट ईयर में तो बड़ा डरता था कि इक्विटी बड़ा महंगा है ओवरऑल. अभी अगर हम 1 year का साइडवेज मार्केट के बाद इक्विटी एटलीस्ट लार्ज कैप्स आर नॉट सो एक्सपेंसिव.
तो कोई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड आर गुड इन दिस मार्केट. अगर किसी को गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर चाहिए तो मल्टी एसेट मेक सेंस. अगर कोई बोल रहा है नहीं गोल्ड सिल्वर बहुत चल गया मुझे नहीं चाहिए तो बैफ इज द बेस्ट. और एक चीज़ जैसे आपने एफआई का पॉइंट टच किया था कि एफआई बेचे जा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी क्लाइंट्स क्वेश्चन पूछते हैं. तो कैन यू टच अपॉन योर व्यूज़ कि क्यों एफआई कंटिन्यूसली लास्ट 3-4 साल से बेचे जा रहे हैं? और तो आई थिंक देयर आर 2-3 एस्पेक्ट्स टू इट. एक है कि सी आई डोंट नो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बट आई थिंक ये चीज़ एक है जो मैंने पिछले 1-2 साल से पकड़ के रखी है, दैट अपना जो इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन है दैट हैज़ बिकम वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन एसेट क्लास विच इज़ इक्विटी. और उसका इन्वेस्टर की भी गलती नहीं है क्योंकि इक्विटी के रिटर्न अच्छे और टैक्सेशन भी ऐसा है कि डेट पे आपको 40% टैक्स भरना पड़ता है आफ्टर ऑल सरचार्ज एंड ऑल दैट. तो अगर आपने डेट में 8-9% बना भी लिया तो भी आफ्टर टैक्स तो 5 ही आता है विच इज़ नॉट एक्साइटिंग एट ऑल. मतलब 5% रिटर्न का आप क्या करोगे? इन्फ्लेशन भी नहीं. तो दैट इज दैट एंटायर मनी हैज एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी मुश्किल है क्योंकि वो LRS लिमिट्स एक्सेट्रा. सो इट्स नॉट इजी टू इन्वेस्ट इंटरनेशनली. तो सारा पैसा इसकी वजह से हैज शिफ्टेड टू डोमेस्टिक इक्विटी विच इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम अ लॉन्ग रन. बट उससे शॉर्ट टर्म में इम्बैलेंसेस आते हैं क्योंकि क्या लाइफ में बैलेंस बड़ा ज़रूरी है कि पीपल शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी, पीपल शुड इन्वेस्ट इन डेट, पीपल शुड इन्वेस्ट इन FD, पीपल शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड सिल्वर एंड पीपल शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. एक वो जैसे थाली जैसे है ना कि थाली में सिर्फ आप रोटी नहीं खाते ना, आपको सब खाना है. तो ये वैसे वाला सीन है कि यू हैव टू हैव अ बैलेंस. पिछले 2-3 साल में वो सारा बैलेंस है टिल्टेड to equity and उसकी वजह से equity valuations have become very expensive and liquidity बहुत हो गया from domestic side. तो FIs are getting easy exits as of today because FI क्या देखता है कि कोई एक कंपनी है इंडिया में, जैसे इंडिया का मिड कैप IT है, उनका मल्टीपल 45 टाइम्स है और माइक्रोसॉफ्ट का मल्टीपल 25 टाइम है. अब माइक्रोसॉफ्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द इंडियन मिड कैप IT कंपनीज. ग्रोथ, ROE, मोड, अब जो भी नंबर लगा लो, ठीक है, बेटर है. तो वो बोलता है अगर ये 45 P है और वो 25 P है तो मैं माइट एज वेल ये बेच के वहाँ चलूँ. So that is what is happening. The FIs are selling all these very expensive stocks in India and shifting that capital elsewhere. Maybe US, maybe China. क्योंकि चाइना में अभी अलीबाबा भी देखो अभी 15-16 PE पे अवेलेबल है. या ब्राज़ील जैसे जोग्राफीज है which can benefit from a commodity upcycle अगर किसी को लगता है तो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे हमको इतना महंगा मल्टीपल देना पड़ रहा है for 12-13% growth and वहाँ पे we are getting similar growth for much cheaper valuation. So that outflow is happening. अब पहले क्या होता था कि जब इंडिया इतना महंगा होता था और FI आउटफ्लोज होते थे, मार्केट करेक्ट होता था और एक नेचुरल बैलेंस आ जाता था मार्केट. अभी बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज आर सो स्ट्रॉन्ग वो करेक्शन नहीं हो रहा है. तो वी आर इन अ ग्राइंडिंग मार्केट कि FI तो इट्स अ बैड जोक बट दिस इज लाइक लिक्विड ऑक्सीजन कि लिक्विड आपको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगा. तो वो वाला सीन है कि FIs आर सेलिंग because valuations are expensive. Valuations are expensive because there are domestic flows. तो इसमें से एक कुछ तो जब होगा कि either domestic flows come down कि valuation सस्ते हो जाए या earnings picks up कि फिर FI को लगे अरे चल 1 साल से इंडिया ने कुछ नहीं किया है, valuation अब ठीक है, इतना महंगा नहीं है जितना लास्ट ईयर था और अभी earnings recovery भी दिख रहा है. तो then they might start coming back or you have a global emerging market rally. हाँ कि मतलब globally emerging market में इतना पैसा है कि उसमें से कुछ ना कुछ इंडिया में तो आना ही है, तभी जाके ये चेंज होगा. उसके अलावा ये ग्राइंड मेरे को लगता है कि for some time it will. But ये perpetual नहीं है. It's never nothing is perpetual. Life is always cyclical. 2-3 साल के लिए ऐसा रहेगा, 2-3 साल के लिए उल्टा होगा wherein FI से इतना पैसा आएगा कि क्या करे समझ में नहीं आएगा. सो दीज आर ऑलवेज साइकिल्स दैट प्ले आउट इन द मार्केट. ये साइकिल है कि डोमेस्टिक डोमिनेटेड FIs हैव अ लेसर रोल. देयर विल कम अ साइकिल वेयर FIs हैव अ बिगर रोल एंड डोमेस्टिक्स विल हैव अ लेसर रोल. दिस इज नॉट फॉर एवर बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. वी डोंट नो व्हेन. सी उसमें भी क्या है, चलो इस पे थोड़ा और 2 मिनट अगर मैं स्पेंड करूँ तो लास्ट ईयर तो FIs भागना चालू किए बोल के कि महंगा भी है, अर्निंग्स भी नहीं आ रहे और मोमेंटम हमेशा दोनों साइड में काम करता है. So India was not expensive in September. India was expensive since Feb-March of last year. तभी तो सेबी चेयरमैन ने भी एक बार बोला था कि मार्केट बड़ा महंगा है. तो मार्केट वाज एक्सपेंसिव, नहीं है सर. तो बट FIs kept coming till September क्योंकि मोमेंटम मार्केट में से कोई पैसा निकालना नहीं चाहता है बिकॉज अगर रिटर्न बन रहे तो क्यों पैसा निकाले, दैट इज द एटीट्यूड राइट. लेकिन सितंबर के बाद दे स्टार्टेड टेकिंग आउट मनी जब अर्निंग स्टार्टेड डिसअपॉइंटिंग. हाँ
तो अभी ये जो FI मनी पुल आउट है इसमें भी एक मोमेंटम है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि चाइना पैसा बना रहा है, तो वहाँ से क्यों निकाले, जब तक वो पैसा बना रहा है रहने देते। तो अभी क्या होगा कि देयर विल बी वेरी फ्यू गाइज जो इनिशियली बोलेंगे कि अरे मार्केट सस्ता हो गया अब इंडिया में पैसा डालते हैं, बट मेजोरिटी विल स्टिल बी सेइंग कि अरे वहाँ पे बेटर पैसा बन रहा है तो लेट्स स्टिक विद चाइना, ब्राज़ील या जो भी कंट्रीज है। जब अर्निंग्स पिकअप होंगी तब मोर FIs विल रियलाइज और मोर फंड मैनेजर्स विल रियलाइज कि अरे मार्केट वैल्यूएशन भी ठीक है, अब अर्निंग भी पिकअप हो रहा है, तो लेट्स लुक एट इट। एंड फिर थर्ड जब इंडिया मोमेंटम में आएगा तब द रेस्ट ऑफ द मनी विल फ्लो इन। तो इसको टाइम लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। मे बी देयर आर फ्यू गाइज नाउ हु आर सेइंग कि अरे वैल्यूएशन अब ठीक हो गया, लेट्स स्टार्ट लुकिंग। एंड वो कॉन्वर्सेशंस में समझ आता है कि इफ यू स्पीक टू, मैं तो FI से नहीं बात करता बट आई स्पीक टू लॉट ऑफ सेल साइड एनालिस्ट हु स्पीक टू FIs, तो नाउ दे आर सेइंग कि हमको बहुत सारी क्वेरीज आ रही है अभी ऑन स्टॉक्स, जैसे काफ़ी स्टॉक्स हैं, निफ्टी स्टॉक जो 20, 30, 40% करेक्ट हो चुके हैं, तो वी हैव स्टार्टेड गेटिंग क्वेरीज कि वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, आना चाहिए क्या। सो दैट इनिशियल बिट इज हैपनिंग, बट उसको कन्वर्ट होने में इनटू फ्लोज माइट टेक सम टाइम टू दैट एक्सटेंट। थोड़ा रिस्क भी बता दीजिए, डोमेस्टिक ग्लोबली कोई चीज़ आपको लगती है कि ध्यान रखनी चाहिए उसके ऊपर, अगर वो रेड फ्लैग्स है आपके लिए? नहीं, ध्यान तो रखनी चाहिए। तो आई थिंक वन रिस्क आई सी, जो हमने पहले ही बात की कि सारा फ्लोज आर गोइंग इनटू वन एसेट क्लास, एंड व्हेनेवर देयर इज टू मच ऑफ एनीथिंग इट्स नॉट गुड। तो उसको हमको वॉच आउट करना चाहिए कि ये रिस्क कैसे प्ले आउट होता है। ये हो सकता है कि बिकॉज सारा पैसा इक्विटी में जा रहा है, डेट में नहीं जा रहा है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए कोई डिमांड नहीं है, कोई नहीं आएगा ऐसा नहीं, बट कम डिमांड आएगा। इसके लिए हम देख रहे हैं कि रेपो रेट 125 बिप कटने के बावजूद 10 ईयर यील्ड ऊपर जा रहा है, 660 हो गया फ्रॉम 625, बिकॉज ना इंश्योरेंस से ज़्यादा डिमांड है, ना बैंक से है, ना म्यूचुअल फंड से है फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये एक डिसलोकेशन हो रहा है इकोनॉमी में। दूसरा ये डिसलोकेशन हो रहा है बिकॉज FIs इतना बेचे जा रहे हैं, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज नेगेटिव फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1991। ये कभी नहीं हुआ है कि 2 साल के लिए कंसेक्यूटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है, ये टाइम प्रॉब्लम इज विद द कैपिटल अकाउंट, दैट मनी इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया। FDI जो मतलब प्राइवेट इक्विटी भी बेच रहा है, FI भी बेच रहा है, और फॉरेन प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं, तो उधर का भी पैसा डेट में नहीं आ रहा है, उधर का भी पैसा डेट में नहीं आ रहा है। रुपये डिप्रिशिएट है वो भी, इसके लिए रुपये भी डिप्रिशिएट हो रहा है। परफेक्ट। तो बिकॉज ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, सारा पैसा बाहर जा रहा है, रुपये भी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो ये दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है। तो जब भी इम्बैलेंसेस होता है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब आई डोंट नो होगा नहीं होगा, बट हो सकता है कि डेट का जो टैक्सेशन अभी बहुत इंफीरियर है वर्सेस इक्विटी, वो नॉर्मलाइज हो जाए टू सम एक्सटेंट। इट्स अ पॉसिबिलिटी, कैन हैपन, तो वी हैव टू वॉच आउट। ठीक है, एंड जब वो होगा देन फ्लोज विल शिफ्ट फ्रॉम इक्विटी टू डेट, क्योंकि अब लोग देखेंगे 1 ईयर का मेरा इक्विटी रिटर्न भी सिंगल डिजिट है, अगर मेरा डेट रिटर्न भी सिंगल डिजिट है, लेकिन मुझे वापस 20% मिले विद इंडेक्सेशन, देन व्हाई डोंट आई गो देयर एज सच। So be careful. Second is government policy, we should be careful, क्योंकि काफ़ी सारे जो stocks and sectors which have done well in the last 5 years have been government policy driven, जैसे EMS है या डिफेंस है, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ने एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब ये पॉलिसी जो रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, मैं नहीं बोल रहा कि इसमें कुछ गलत है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस तो अपने को स्ट्रेंथन करना है, इट्स एसेंशियल, बट देयर कैन ऑलवेज बी शिफ्ट्स इन पॉलिसी। तो वी हैव टू बी वॉचफुल कि अगर ये ट्रेड डील साइन करना है, उसके लिए अगर हम पे प्रेशर आता है कि वी कांट हैव XYZ इंसेंटिव्स या कुछ भी, बिकॉज वो ट्रम्प ने 100 बार बोला है कि देयर आर मेनी डिस्टॉर्शंस दैट countries like India and China are creating by having some duties या some PLI ये वो, अगर उसके प्रेशर में हमको कोई पॉलिसी रिवर्स करनी पड़े तो दैट्स इट। सो आई थिंक ये पॉलिसी ड्रिवन रिस्क, क्योंकि ये बहुत ही पॉलिसी ड्रिवन मार्केट रहा है इन द लास्ट 3-4 years, तो ये पॉलिसी ड्रिवन रिस्क इन्वेस्टर्स शुड बी वरीड अबाउट। एंड ये स्टॉक्स को पहले क्या होता था ना, जो पॉलिसी ड्रिवन स्टॉक्स थे, इफ यू रिमेंबर, जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे या टेक्सटाइल स्टॉक्स थे, उनको मल्टीपल भी कम मिलता था बिकॉज पॉलिसी ओरिएंटेड है। अभी ये स्टॉक्स को मल्टीपल भी हम काफ़ी दे रहे हैं बिकॉज वी बिलीव दैट दीज पॉलिसीज आर गुड, दे आर डेफिनेटली गुड, बट दे कैन ऑलवेज चेंज फॉर सम अदर रीजंस, वी हैव टू बी जस्ट केयरफुल। आई थिंक डोमेस्टिक पे ये 2 चीज़ों पे मैं बोलूँगा कि टू मच फ्लोज इनटू इक्विटी, हो सकता है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो, एंड सेकंड इज गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजिंग। और ग्लोबल इस पे तो आई थिंक देयर आर मेनी इश्यूज, तो उसको लिस्ट करते करते पूरा दिन निकल जाएगा, बट मैं एक ही बोलूँगा कि लेट्स नॉट ट्राई टू फोरकास्ट द नेक्स्ट क्रैश, क्योंकि देखो 2000 में क्रैश आया था, 2008 में आया था,
2020 में आया, तो 8 years 12 years, इट्स बीन 5 years सिंस द लास्ट क्रैश. यूएस का डेट टू जीडीपी ज़्यादा है, यस. जापान का डेट टू जीडीपी पिछले 20 साल से 250% पे है, एंड दे आर सर्वाइविंग. यूएस इज स्टिल एट 120-130%. तो इज इट गुड? नो. बट क्या उसकी वजह से कल क्रैश आने वाला है? आई डोंट नो. एआई भी मैं वही बोलूँगा, एआई के बारे में भी लोग वरीड है कि क्रैश आने वाला है. बट अगर आप यूएस की टॉप 5 कंपनीज देखें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सबका पी इज लेस देन 30. इंडिया में आप ढूंढ के दिखाओ कंपनीज ऑफ दिस क्वालिटी विद पी ऑफ 30. तो आर दे चीप? नो. बट आर दे इन अ बबल? डजंट लुक लाइक. एटलीस्ट द बिग वंस आर. मे बी वहाँ पे भी कोई छोटी कंपनीज है, वो पेलेंटी टाइप्स, they may be in a bubble. I am not an expert on it. Systematic risk नहीं है. But systematic risk नहीं लग रहा है as of now, at least the bigger companies में. So let's not predict a crash. Let's invest in those asset classes जहाँ पे risk reward सबसे favorable लग रहा है, और जो चीज़ों को हम control कर सकते हैं उनको control करें, जो नहीं control कर सकते उनके against protect करें. तो इसके लिए आज के तारीख में because large cap में valuation ठीक है, the return expectation between large cap and debt is not very different. एंड मिड एंड स्मॉल कैप वैल्यूएशन अभी महंगे है, तो कोई नेगेटिव इवेंट आया तो मिड एंड स्मॉल कैप गिरने का चांसेस ज़्यादा है. लार्ज कैप कम गिरेगा बट कम गिरेगा. तो रिस्क रिवॉर्ड इज बेटर इन, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्लेक्सी, बैप, मल्टी एसेट्स. टुडे स्टिक विद दैट. इफ 6, 9, 12 months डाउन द लाइन, मेरा दूसरा थीसिस भी है साइकिल्स वाला, कि बुल मार्केट 3, 4, 5 साल चलता है, बेयर मार्केट 18 to 24, 30 months चलता है. बुल मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म निफ्टी बाय 70 to 100%. बेयर मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म बाय 20 to 30%. तो अभी हमारा 15 महीने का साइडवेज मार्केट हुआ है, उसमें स्मॉल कैप ने निफ्टी को कुछ 15% से अंडर परफॉर्म किया है. तो हो सकता है 6-9 महीना में दिस साइकिल इज ओवर, यू हैव फर्दर 10-12% अंडर परफॉर्म द स्मॉल कैप्स एंड यू देन सेट अप फॉर द नेक्स्ट बुल मार्केट. तो आज के तारीख में रिस्क रिवॉर्ड इज मोस्ट फेवरेबल इन फ्लेक्सी, BAF, MAF, diversified funds. हो सकता है 6-9 months down the line valuations in mid small become इतना cheap that will be the best risk reward category. तो तभी you should watch out for that. Today stick with the larger diversified funds. तो अभी मान के चले कि आपके हिसाब से टॉप 3 जो आपके फेवरेट सेक्टर है, नॉट बाय मतलब इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स आपके हिसाब से, और कोई 3 सेक्टर जो शायद अभी आप मे बी ट्रिम डाउन कर रहे हो या थोड़ा अवॉइड कर रहे हो. तो आई थिंक मतलब जो मैं अभी बोलूँगा विल बी रिफ्लेक्टेड इन माय फंड, तो वो सेम है. तो माय टॉप 3 बेट्स इन द फंड विल बी BFSI, बैंक्स स्पेशली, नॉट द एंटायर BFSI, बैंक्स प्लस इंश्योरेंस, सेकंड IT एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी. आई थिंक ये मेरे टॉप 3 बेट्स रहेंगे. बॉटम 3 वुड बी मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज एंड ग्लोबल कमोडिटीज. This is how I am structured. Okay. Last questions. आप ऑलमोस्ट 2 decades मार्केट एक्सपीरियंस है आपका, पर्सनल एक्सपीरियंस. तो ऐसी कोई चीज़ जो शायद इस सेक्टर में या ये प्रोफेशन में आने के बाद में आपको लगता है कि वो चेंज आपको खुद में देखने को मिला है बेसिकली? नहीं, आई थिंक दिस प्रोफेशन टीचेस यू टू बी मोर पेशेंट. एंड ये प्रोफेशन में पेशेंस बड़ा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जहाँ पे आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए रहती है, वहाँ पे गलतियाँ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है. तो आई थिंक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि यू हैव टू बाय टाइम. ओके, बाय टाइम एज इन कि जब पूरा, इफ़ एवरीवन इज़ वांटिंग रिजल्ट्स इन 2 quarters, करेक्ट, एंड इफ़ यू आर रेडी टू वेट फॉर 3 years टू गेट दैट, that is an advantage that you can have over others. I think ये मैंने चीज़ सीखी है पिछले 8-10-15 साल में, कि 2 चीज़ें, एक तो साइकिल्स होती है मार्केट में. Correct. कुछ भी लीनियर नहीं होता, नथिंग इज लीनियर. कोई भी एसेट क्लास हो, कोई भी एसेट क्लास, ना लार्ज कैप, ना मिड कैप, ना स्मॉल कैप, ना क्वालिटी, ना वैल्यू, ना नथिंग, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी, एवरीथिंग हैज अ साइकिल. लाइफ आल्सो हैज अ साइकिल. यूनिलीवर नाम की ब्लू चिप कंपनी का भी साइकिल आता है, एंड द वर्स्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी एक गुड साइकिल है. तो एवरीथिंग हैज अ साइकिल. एंड सेकंड इज यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि अगर आप स्पेशली रिटर्न्स, इफ यू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक एंड आपको चाहिए कि 2 महीने में रिटर्न आए, तो उसमें गलतियां होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है. बट इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक सेइंग कि अभी ख़राब है बट अगले 3 साल में अच्छा करेगा, उसमें मिस्टेक करने का प्रोबेबिलिटी कम होता है. आई थिंक दीज आर द 2 की लर्निंग्स. सो एनी मतलब मे बी द लास्ट क्वेश्चंस, any mistakes you did in maybe in last 15-20 years which maybe you would like to spell out for your fellow fund managers or on foreign investors, anybody that can help you?
नहीं तो सी मैं फंड मैनेजर तो 3-4 साल से हूँ, तो उसके पहले तो मैं खुद फंड नहीं मैनेज कर रहा था, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हाट हैज हैपेंड. So I think not respecting cycles is a very big mistake that I saw us make in the last cycle. कि 18-19 we had very good years in 16-17 जब mid and small caps did very well. Then we had 18-19 का bad cycle, and we didn't recognize the good cycle is followed by a bad cycle, and we stuck with the same strategy. So I think that is one. मतलब ये साइकिल की बात अपनी हो चुकी है, बट आई थिंक ये एक सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट ईयर लोगों को हम मिल रहे थे जाके, नो वन वांटेड टू लुक एट फ्लेक्सी एंड मल्टी एसेट, एवरीवन वांटेड टू लुक एट मिड एंड स्मॉल. अभी इफ यू गो आउट एवरीवन वांट्स टू लुक एट गोल्ड सिल्वर. तो देयर आर साइकिल्स, नथिंग गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे तो होना ही है. आई थिंक दैट इज वन बिग मिस्टेक दैट वी मेड. सेकेंड इज आई थिंक स्टॉक लेवल पे ना यू हैव टू pay the right price for the right kind of company. I think that is very important. कि क्या है कि हमेशा हम ये गलतियाँ करते हैं कि मार्केट लीडर 50 पी पे हाइपोथेटिकली, एंड एक इंफीरियर कंपनी 30 पी पे, तो वी बाय इट सेइंग कि 40 हो जाएगा. आई थिंक दैट्स द अदर थिंग विच आई रियलाइज कि बहुत कम बार होता है, या ये होता है सिर्फ बुल मार्केट में. फिर बेयर मार्केट में क्या होता है कि मार्केट लीडर 50 का 45 होता है या 40 होता है वर्स्ट केस, और उसका अर्निंग्स आते रहता है. लेकिन वो जो इन्फीरियर कंपनी है उसका ना अर्निंग्स आता है और वो 30 पी का 10 पी हो जाता है, जोर से पिटाई हो जाती है. तो आई थिंक दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्न कि आप ये जो इन्फीरियर कंपनी है यू बाय इट इन अ बेयर साइकिल, जब वो 10 पी हो और 20 पी हो उसके बाद उसको बेचना चालू करो, ना कि 30 पी पे जाके खरीदो कि बोल के कि ये. तो दिस इज वेरी जेनरिक, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी स्टॉक टू दैट एक्सटेंट. बट आई थिंक स्टॉक लेवल पे ये बड़ा ज़रूरी है. जो आज के मार्केट में मुझे बहुत बार डर लगता है कि वी सी वन बिग कंपनी या मार्केट लीडर जिसको नो वन वांट्स टू टच, ये तो कंसेंसस है, एंड उसके नीचे यू लुक एट द सेकंड या थर्ड रंग कंपनी जो भर के ले लो और बोलो कि इसका पी विल बी सेम एज द मार्केट लीडर. जो बुल मार्केट में होता है, बेयर मार्केट में वो सस्टेन नहीं करता. अप्रिशिएट. Thank you. Thank you, sir. Thank you for very nice questions, sir, and thanks for your time. Thank you.